Good morning students. In last lecture we have completed our chapter first that contain nutrition in plant. यानी कि हमने लास्ट चैप्टर में देख लिया कि प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे गेन करते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड से एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड से. नाउ इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द न्यूट्रिशन इन एनिमल. अब इस चैप्टर में हम एनिमल न्यूट्रिशन कैसे गेन करते हैं. एनिमल दैट मीन्स प्लांट को छोड़कर बचे हुए सब, यानी कि हम लोग, एक तो ह्यूमन बीइंग का आएगा और दूसरा एनिमल का. ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग या एनिमल दोनों का ही हम इसमें न्यूट्रिशन प्रोसेस कैसे गेन करते हैं वो रीड करेंगे. तो उससे पहले, चैप्टर की स्टार्टिंग से पहले हमें पता होता है कि हमारी बॉडी को एनर्जी गेन करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, और ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमें किससे मिलते हैं, जो फूड हम गेन करते हैं उसी से मिलते हैं. तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो न्यूट्रिशन है उसे एनिमल कैसे गेन करता है, वो प्रोसेस पढ़ना है. ठीक है, सो फर्स्टली यू हैव टू लर्न दिस 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन और इन एनिमल, है ना. सो फर्स्ट process is ingestion. Okay, you have to learn this name, ingestion. Ingestion का मतलब होता है taking of food inside the body. यानी कि जब आप कोई फूड पार्टिकल है, आप खाते हो ना दाल चावल सब्जी रोटी, तो कोई फूड है, आप इसे कहाँ रखते हो खाने के लिए, बॉडी के अंदर ले जाने के लिए माउथ में. ठीक है, तो जब आप फूड को माउथ के अंदर लेते हैं तो माउथ के अंदर जो फूड को लेना यानी कि बॉडी के अंदर एंटर करना क्या कहलाता है, इंजेक्शन प्रोसेस. ठीक है, नाउ सेकेंड डाइजेशन. अब देखो जो फूड पार्टिकल यहाँ गया है वो फूड पार्टिकल कहाँ जाएगा, फूड पाइप से होता हुआ स्टमक के अंदर कहाँ जाएगा, ये कौन सा पोर्शन है, स्टमक. अब ये पार्टिकल जो है वो इधर आ गया. ठीक है, जो भी फूड हमने खाया, फूड को अंदर लेना क्या कहलाता है, इंजेक्शन. ठीक है, अब फूड का जब अंदर फूड पाइप के थ्रू कहाँ आता है, वो अंदर आता है, अंदर आके कहाँ स्टोर हो जाता है, स्टमक के अंदर. तो स्टमक के अंदर स्टोर होना क्या कहलाता है, जब फूड स्टमक के अंदर स्टोर होगा तो स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अदर जूसेस होते हैं, जिसके कारण वो जो फूड होता है ना जो हमने च्यू करके अंदर उतारा है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट से सिंपल कंपोनेंट में ब्रेक डाउन हो जाएगा. मतलब जो फूड है उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स से वो अलग हो जाएंगे. प्रोटीन अलग हो जाएगा, फैट अलग हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट अलग हो जाएगा, विटामिन अलग हो जाएंगे, मिनरल्स, वाटर, है ना, सारे कंपोनेंट डिवाइड होते जाएंगे. जैसे कि हमने 6th क्लास में पढ़ा है ना कि किसी भी फूड में क्या होता है, फूड के कंपोनेंट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन. तो वो हमने जो फूड खाया उसमें हमें देखता है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा प्रोटीन है. हो सकता है फूड के अंदर सारे कोई ना कोई कंपोनेंट मर्ज होते हो, तो जब वो अंदर आता है तो उस फूड में से ये कंपोनेंट ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं. यानी कि डाइजेशन क्या है, डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट इनटू अ सिंपल कंपोनेंट. यानी कि जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म था फूड का, जो हमने एज ए डाइट लिया था, उसे ब्रेक करके उसके न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग करना, सिंपल कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक डाउन करना कहलाता है डाइजेशन. तो डाइजेशन प्रोसेस कहाँ होती है, स्टमक के अंदर. इंजेक्शन प्रोसेस कहाँ होती है, फूड को जब माउथ में लिया जाता है उसे इंजेक्शन प्रोसेस कहते हैं. ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है. तो मैं आपको एब्जॉर्प्शन के साथ बता दूं कि यहाँ पर जो डाइजेशन प्रोसेस होती है वो कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती. 100% न्यूट्रिएंट्स फूड से अलग नहीं होते. कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो बच जाते हैं. तो वो कहाँ आता है फूड, जब इंटेस्टाइन में, ये आपको नीचे दिखाई दे रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से फूड कहाँ आ चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. तो जब ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चलता है, ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो बचा हुआ पार्ट था, जैसे कि सपोज करो इस फूड के अंदर जो फैट था, वो विटामिन थे, वो अभी प्रॉपरली उस डिफरेंट पार्ट में डिवाइड नहीं हुए. तो जो फैट था वो अलग नहीं हो पाया, वो कार्बोहाइड्रेट अलग नहीं हो पाया. तो जो थोड़ा थोड़ा बच चुका है वो कहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, जब फूड इसके अंदर से पास होगा तब. और साथ में ये हमारा लीवर है. ठीक है, लीवर, और ये जो पीछे लीफ जैसा शेप होता है जो स्टमक के थोड़ा सा पीछे की तरफ होता है, इसलिए मैंने इसे आधा बनाया है ऐसे, इसको कहते हैं पैनक्रियास.
लीवर से भी कुछ जूस सीक्रेट होते हैं और पैनक्रियाज से भी जूस सीक्रेट होते हैं जो डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। और इस तरह कंप्लीटली जो फूड है वो अपने अपने कंपोनेंट में ब्रेक हो जाता है, और जब ब्रेक हो जाता है तो वो कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। नाउ योर थर्ड मेथड इज एब्जॉर्प्शन, यानी कि अब देखो इस फूड के कॉम्प्लेक्स से सिंपल कंपोनेंट में ब्रेक होने के कारण हमारे पास दो चीजें बची, एक तो जो न्यूट्रिएंट्स है वो जो कि एक लिक्विड फॉर्म में है, और दूसरा वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे कि आप किसी रोटी चपाती है उसको पानी में गला देते हो तो हमने देखा होगा वो किस तरह से गल जाती है, और फिर धीरे धीरे आप उसको जब प्रेस करोगे तो बहुत आटे जैसी हो जाती है फिर से, ठीक है। और उसे जब आप बिल्कुल कम्प्लीटली प्रेस करोगे तो उसमें अंदर से न्यूट्रिएंट्स अलग हो जाएंगे और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो अलग हो जाता है। तो सेम इसी तरह फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो अलग हो जाते हैं, और वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो इस इंस्टेंटाइन से पास होते होते नीचे की तरफ आके कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जुड़ी है, लार्ज से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब फूड पास होता है तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो पास आगे की तरफ होते जाते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है ना उसके अंदर ऐसी फिंगर जैसी प्रोजेक्शन होती है जो हम फर्दर चैप्टर में डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊंगी। अभी आप इतना ही देखिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्ब होकर वहां से कौन ले जाता है, उसे ब्लड ले जाता है, क्योंकि ब्लड इसके चारों ओर ब्लड वेसल लगती होती है, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो न्यूट्रिएंट्स उसको खींचकर ले जाती है, और कहाँ ले जाती है, बॉडी की हर एक सेल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। इस तरह से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो नीचे आता जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, और जो काम के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन के आसपास जो ब्लड वेसल होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन से लिखा है ना, द प्रोसेस इन विच द सिंपल एंड सॉल्युबल डाइजेस्टेड फूड, यानी कि जो सिंपल कंपाउंड में ब्रेक हो चुका है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये इस फूड सब्सटेंस को जब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है, किसके अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ब्लड के थ्रू, ठीक है, उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, ठीक है। नाउ एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मतलब देखो वेस्ट प्रोडक्ट तो कहाँ आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में आ चुका। लार्ज इंटेस्टाइन जब पूरी फूल होती है तो वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ से आउट हो जाता है, नीचे से। नीचे वाला पार्ट कहलाता है एनस। एनस एक होल होता है जिससे बॉडी से सारा वेस्ट आउट हो जाता है ना। जब ये लार्ज इंटेस्टाइन फूल होती है ना तो ये भी क्या करती है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर कर देती है। गॉट इट। नाउ अब एसिमिलेशन का मतलब क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स ब्लड वेसल्स स्मॉल इंटेस्टाइन से गेन करके गई थी वही न्यूट्रिएंट्स हमको कहाँ पास कर देगी, पूरी बॉडी की सेल को, यानी कि न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन से गेन करके पूरे सेल तक डिस्ट्रीब्यूट करना इक्वल है ना, उसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। नाउ इजेक्शन, तो एसिमिलेशन तो हो गया, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स यहाँ से गया था वो सेल को डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इजेक्शन मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो जब यहाँ आया तो बॉडी से आउट हो गया। तो बॉडी के अंदर एंटर करना इंजेक्शन कहलाता है, और बॉडी से बाहर करना यहाँ सबसे नीचे प्रोसेस जिसे हम कहते हैं इजेक्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एसिमिलेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से पूरी बॉडी। गॉट इट। सो आपको सबसे पहले ये प्रोसेस को लर्न करना है अच्छे से, और शॉर्ट में आपने देख लिया कौन सी प्रोसेस में क्या होता है। नाउ इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन कैसे होता है, तो आपका होमवर्क है ये लर्न करना। बकल कैविटी, ओरल कैविटी, ईसोफेगस, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन रेक्टम एंड एनस। यानी कि सबसे पहले जब आप फूड अंदर लेते हो ना तो ये वाला पोर्शन कहलाता है बकल कैविटी, है ना, ये हाँ बकल कैविटी। ये जो खाली जगह होती है ना, जब अपने माउथ को ऐसे करोगे तो मुंह के अंदर जो खाली जगह होती है ना उसे हम कहते हैं बकल कैविटी। ये जो खाली स्पेस है जिसके अंदर फूड जाएगा। अब बकल कैविटी में क्या क्या होता है, तो आपने देखा होगा टीथ होते हैं। क्या क्या होता है बकल कैविटी में, टीथ होते हैं, ठीक है। खाली जगह तो अंदर क्या है, माउथ के अंदर टीथ एंड टंग, ठीक है, टीथ और टंग होता है, ठीक। नाउ इसके अलावा नेक्स्ट है फूड पाइप। बकल कैविटी में तो ये दो चीजें हो गई। अब इस बकल कैविटी के बाद किसकी बारी आती है, इसकी। इसको हम ईसोफेगस भी कहते हैं और फूड पाइप भी कहते
सामने लिख लीजिए, ईसोफेगस। यहाँ पर ओ साइलेंट है, इसे कहेंगे ईसोफेगस। नाउ स्टमक। सो ईसोफेगस से किसकी बारी आती है? स्टमक, ठीक है, जहाँ पर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है। स्टमक के बाद फूड कहाँ जाता है? ये तो लीवर है, ये पैनक्रियाज है। उसके बाद ये फूड कहाँ जाएगा? स्मॉल, है ना, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन से फूड कहाँ चला जाता है? सबसे नीचे एक होल रहता है जिससे फूड आउट हो जाता है, जिस होल को हम क्या कहते हैं? एनस, ठीक है, ANUS, एनस। तो ये सारे पार्ट थे जो पूरी ह्यूमन बीइंग की डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन थे। तो मैंने आपको लर्न करवा दिए। एक बार फिर से आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और ये सारे पार्ट्स को लर्न करिएगा, ठीक है। सो इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट ऑल द पार्ट्स इन वेरी डीपली, ओके।